नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय जीएसटी मसौदा कानून के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी। परिषद की 7वीं बैठक में सहमति। दोहरे नियंत्रण को लेकर मतभेद दूर करने पर चर्चा आज। दो 255 गैर मान्यता प्राप्त दलों पर कार्रवाई की कवायद शुरू। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को लिखी चिट्ठी। वित्तीय लेन देन और खातों की जांच के निर्देश। नजीब जंग का दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा। शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का हवाला। कांग्रेस का केंद्र और केजरीवाल के बीच सांठगांठ का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप। राहुल का पलटवार। कहा, मजाक के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों का देना होगा जवाब। सैन्य परमाणु क्षमता को लेकर पुतिन के बयान पर ट्रंप का जवाब। कहा, परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाए अमेरिका। तनाव गहराने की आशंका। जीएसटी परिषद की बैठक में सीजीएसटी कानून पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई परिषद की 7वीं बैठक में इस पर सहमति बनी। पीटीआई के मुताबिक बैठक के पहले दिन सीजीएसटी के 197 प्रावधानों में से ज्यादातर को मंजूरी मिल गई है। हालांकि दोहरे कर नियंत्रण के मामले में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। पीटीआई के मुताबिक परिषद के सदस्यों का मानना है कि राज्यों और केंद्र के बीच अलग अलग राय होने की वजह से इस पर और चर्चा की जरूरत है। वहीं जीएसटी मुआवजा कानून पर भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी। परिषद के इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके चलते संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े विधेयक पेश नहीं किए जा सके थे। जीएसटी संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। आधे से ज्यादा राज्य भी इस बिल को मंजूरी दे चुके हैं। कागजी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को सूची से हटाई गई 255 पार्टियों के वित्त ब्यूरो की जांच का निर्देश दिया है। चंदों के गलत इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को ऐसे 255 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की जांच के लिए कहा है। सीबीडीटी के अध्यक्ष को कल लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि उसने इन दलों को इस साल फरवरी और 15 दिसंबर के बीच सूची से बाहर किया है। आयोग ने कहा कि जांच में उसने पाया कि कुछ पार्टियां अब अस्तित्व में नहीं हैं या वो काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी से कहा है कि अगर पार्टियों को कानून का उल्लंघन करते पाया जाए तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधानों के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई की जाए। देश में 1780 से ज्यादा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 58 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने जहां उनके फैसले को हैरानी भरा बताया, वहीं बीजेपी ने उनके काम की तारीफ की। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या सांठगांठ हुई जिस वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली में प्रशासनिक मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार से खींचतान में उलझे नजीब जंग ने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटेंगे जो उनका पहला प्यार है। नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आभार जताया। उन्होंने जो कारण बताए हैं उसमें मुख्यतः यही है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त व्यतीत करना चाहते हैं और कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स भी उनके पास हैं जिसको वो परसू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग के फैसले को हैरानी भरा बताया। साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो वो खट्टे मीठे रिश्ते थे, अच्छा है। अब देखते हैं क्या आगे कौन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आए वो सब लोग साथ मिलके दिल्ली के विकास के बाद ऊपर काम करें। बीजेपी ने कहा कि नजीब जंग ने अपना काम संविधान के मुताबिक किया। उन्होंने कोशिश की दिल्ली में अच्छे से काम करने की
कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन पर जब भी प्रहार हुए, वाद विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दबाव की वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर केंद्र सरकार ने इस वक्त एक अनसेरेमोनियस एग्जिट नजीब जंग जी को मिला है तो उसके पीछे कारण बताएं, और क्या डील हुई है नजीब जंग को हटाने के पीछे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके बारे में जानकारी दें। नजीब जंग को 9 जुलाई 2013 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली में प्रशासनिक मामलों से जुड़े अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में खींचतान चल रही थी। अदालत में मामला पहुंचने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को ही आखिरी फैसला लेने का अधिकार है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप लगाया है। वाराणसी में बीएचयू के समारोह में कल उन्होंने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल पर तंज कसने से नहीं चूके। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बेईमानों को बचाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया। पैकेट के अंदर क्या है पता ही नहीं चलता, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। प्रधानमंत्री ने विरोधियों की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा कि पाकिस्तान भी इसी तरह से भारत के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी रहे। वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? मतलब चिदम्बरम जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। बीएचयू में उन्होंने महामना मालवीय कैंसर सेंटर का शिलान्यास किया। वहीं डीएलडब्ल्यू मैदान में ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी नींव रखी। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनका चाहे जितना मजाक उड़ा लें, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज पर राहुल गांधी ने बहराइच की जन आक्रोश रैली में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जितना मजाक उड़ाएं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना ही होगा। मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। बुधवार को महसाणा रैली में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी की योजना गरीबों, किसानों और छोटे दुकानदारों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने साफ किया कि कुछ चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सारी कवायद कर रहे हैं। उस लाइन में मुझे एक सूट बूट वाला नहीं दिखाई दिया। वो लोग आपके जहाज में दिखाई देते हैं, आपके साथ चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। राहुल गांधी आयकर विभाग का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2013-14 के दौरान सहारा से 6 महीने में 9 बार में 40 करोड़ रुपए मिले। गरीबों और कारोबारियों को जबरन कैशलेस भुगतान के लिए मजबूर किए जाने पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है।
पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिरला को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने उन कागजों को सार्वजनिक करते हुए साल 2012 में तत्कालीन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री एम वीरप्पा मोइली पर भी जांच की मांग की है, क्योंकि आयकर विभाग के कागजों में उनका नाम का भी जिक्र है। केरल में सहकारी बैंकों पर छापेमारी की खबरों पर राज्य सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल सरकार के मुताबिक ये काम दुर्भावना से किया जा रहा है। उधर देश भर में नए नोटों की बरामदगी जारी है, जबकि कोलकाता से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। केरल के कई सहकारी बैंकों में छापेमारी की खबरों की राज्य सरकार ने निंदा की है। राज्य के सहकारिता मंत्री के सुरेंद्रन ने कहा कि ये कार्रवाई अच्छी नीयत से नहीं की गई है। अगर सहकारी बैंकों के कामकाज को लेकर कोई जांच की जाती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। खबरें हैं कि कोल्लम, कोझिकोड और मल्लापुरम में ये छापे मारे गए। सत्ताधारी LDAF गठबंधन और विपक्षी UDF गठबंधन सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं देने की आलोचना कर चुके हैं। इन दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के सहकारी बैंकों को खत्म करना चाहती है। उधर देश भर में नए नोट पकड़ने का सिलसिला जारी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर गुरुवार तड़के 1 करोड़ 34 लाख के नए नोट पकड़े गए। ये सभी नोट 2000 के हैं। राजस्व अपराध निदेशालय ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग नकदी देश से बाहर ले जाने की फिराक में थे। PTI के मुताबिक आयकर विभाग ने असम के नौगांव से व्यापारी अमूल्य दास के यहाँ से 2 करोड़ 30 लाख के नए नोट बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से भी 20 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 16 लाख के नए नोट हैं। जो गाड़ी में ड्राइवर था उसने ये बताया है किसी अंशुल नाम के व्यापारी का, मुरादाबाद का है, जो अपना यहाँ से वसूली करके चंदौसी से मुरादाबाद ले जा रहा था। उसकी सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने इसको लेके आए यहाँ पर पकड़ा है। उधर कोलकाता से प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। कारोबारी पर आरोप है कि उसने शिखर रेड्डी और रोहित टंडन के 25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को बदलवाने में मदद की। शिखर रेड्डी को बुधवार को CBI ने गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग का दावा है कि रेड्डी के यहां से 142 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। वहीं दिल्ली के रोहित टंडन के यहां से 13.5 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया गया है। इस बीच आयकर विभाग ने 20 दिसंबर तक 3300 करोड़ की काली कमाई पकड़ी है। 92 करोड़ के नए नोट भी बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने मंगलवार तक 734 तलाशी अभियान चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग के छापे के बाद P. रामा मोहन राव को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गिरिजा वैद्यनाथन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वैद्यनाथन इससे पहले भूमि प्रशासन में अतिरिक्त मुख्य सचिव थी। राव ने इसी साल जून में तमिलनाडु के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। आयकर विभाग ने बुधवार को P. राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर तलाशी ली और अफसरों ने 18 लाख नकद के अलावा बड़ी मात्रा में सोना जब्त करने का दावा किया। खबरें जारी है, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को गृहमंत्री से मुलाकात की। गृहमंत्री ने हिंसा पर काबू ना पाने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने हिंसा के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। मणिपुर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने नगा समूहों की 51 दिन पुरानी आर्थिक नाकेबंदी खत्म कराने की मांग की। इन नेताओं ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं पा सकी। Even after providing the adequate security forces, state government is not doing well. So people are not getting the essential commodities, day-to-day materials. So we requested to the Home Minister. The Home Minister has assured that he will do something to break the economic blockade on the national highway. उधर राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी ने बिगड़े हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र ने समय पर दखल दिया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते।
केंद्र सरकार नगा संगठनों से शांति वार्ता कर रही है और अगर वो दबाव डालें तो आर्थिक नाकेबंदी तुरंत खत्म हो सकती है। इस बीच राज्यसभा सांसद MC मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नाकेबंदी तुरंत खत्म कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरी सामानों की कमी हो गई है और इससे हर तबका परेशान है। दरअसल यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। अब हालात सामान्य हो रहे हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषी आबादी के लिए निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने की तैयारी की है। इसके लिए श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार के नियमों में संशोधन करके मसौदा जारी किया है। कन्नड़ निवासियों के लिए यह 100% का आरक्षण IT और बायोटेक सेक्टर को छोड़ सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में लागू होगा। यह आरक्षण निजी कंपनियों की ग्रुप C और ग्रुप D नौकरियों में लागू होगा। इसके तहत उन सभी कंपनियों को आरक्षण देना होगा जिन्होंने राज्य सरकार से कारोबार शुरू करने के लिए किसी भी तरह की छूट मिली है। अगर कोई कंपनी इस नए नियम को नहीं मानेगी तो उसको दी जाने वाली छूट समाप्त कर दी जाएगी। Out of which your 50 must be, C&D class. So in C&D class, you give us 100% employment for the local guys and local Kannadigas, and we have defined what you mean by local Kannadigas. So based on to that, in case if you don't get that local expertise, even the C&D post there, the local guys there, then you can go for the people you can get from outsider. When it comes to the other, high-tech jobs, if you say if you've got another 50 people to go there, so we're asking 20%. So overall, we're asking 70% to be given to the local Kannadigas. उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को SC कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। जिन जातियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है उनमें कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्ला, कुम्हार, धीमर, गोडिया और मछुआ शामिल हैं। इससे पहले 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी यही प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र के पास भेजा था। इसी तरह मौजूदा अखिलेश यादव सरकार ने भी मार्च 2013 को विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इन जातियों के लोगों को भी प्रदेश में SC को मिलने वाली सुविधाएं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। BSP प्रमुख मायावती ने चुनाव के पहले इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को वोट बैंक की राजनीति बताया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खराब अनाज दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मामले में मीडिया के आने के बाद स्थानीय अधिकारी अब इसकी जांच की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हाल। यहाँ लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो खाने लायक भी नहीं है। जिले में कुल 9 ब्लॉक हैं। कमोबेश यही हाल सभी जगहों का है। इस शिकायत के बावजूद दुकानदार उन्हें जबरदस्ती ये अनाज दे रहा है। कोटेदार कुछ करते ही नहीं। कोटेदार कहते हैं सब हमने प्रधान को दे दिया, जाओ प्रधान लेके आओ। प्रधान लेके आते हैं तो प्रधान आता ही नहीं यहाँ तक। कहाँ से खाएं? गल्ला हम ही लोग के लिए गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन 3-3 महीने हमको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? और मिलेगा भी तो वैसे ही मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात की भी शिकायत है कि ज्यादातर लोगों को राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो इस योजना के सही हकदार होते हुए भी सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं। सूची में नाम ना बा, जब सूची में नाम ना है तो राशन में पैबे ना करी तो राशन कार्ड बनाओ कही थे तो कहीं कि जोन है जब सूची में नाम ना है तो राशन कार्ड बनबे ना करी। उसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा राशन था। गेहूं बिल्कुल आटे की तरीके से हो चुका था, इतने घुन लग चुके थे और चावल बिल्कुल काला पड़ गया था। लोगों की शिकायत पर स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच की बात कही है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आते ही उस पर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की बात की पुष्टि होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्ड धारकों को सही, साफ सुथरा और शुद्ध गेहूं का वितरण कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत ये सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों का विस्तार करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल अमेरिका के पास 7,100 जबकि रूस के पास 7,300 परमाणु हथियार हैं। सीरिया की सेना ने 4 साल बाद अलेप्पो शहर को पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया है। गुरुवार को विद्रोहियों ने अलेप्पो को पूरी तरह खाली कर दिया, जिसके बाद लोग जश्न में डूब गए। सेना ने जल्दी शहर और देश में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई है। खुली हवा में सांस लेने की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। वजह है सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के साथ लंबे संघर्ष के बाद सेना का फिर से नियंत्रण। गुरुवार रात विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर को पूरी तरह छोड़ दिया, जिसकी खबर मिलते ही लोग जश्न में डूब गए। इस आजादी के बाद लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। فرحة كبيرة الحكي ما عم يطلع الكلام والحروف عجزت عن الحكي، عجزت عن التعبير عن فرحتنا ومشاعرنا بهذا اليوم العظيم، يوم لازم يسجل تاريخ وعيد وطني في سوريا الحبيبة। अलेप्पो में सेना की जीत को 2011 में हुए विद्रोह के बाद से राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सीरियाई सेना ने जल्द ही शहर में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई है। تجدد دعوتها إلى كل من يحمل السلاح لأخذ العبرة وترك السلاح لأن مكافحة الإرهاب مستمرة। अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 23 लाख है। ये शहर सीरिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी रहा है। लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2012 में बगावत के बाद अलेप्पो जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। तब से विद्रोहियों को पीछे हटाने के लिए सेना जद्दोजहद कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। शीतलहर और ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। श्रीनगर, कश्मीर से लेकर ओडिशा तक लोग कड़ाके की ठंड झेलने को मजबूर हैं। वहीं धुंध के चलते ट्रेनों, वाहनों और उड़ानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कोहरे, ठंड और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। कश्मीर घाटी और लेह में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। डल झील समेत जगह जगह जलाशयों में पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। यहाँ तक कि पाइपलाइन और नलों में भी पानी जम गया है, जिससे पानी की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। श्रीनगर में पिछले 6 सालों में दिसंबर के महीने में लोग सबसे ठंडी रातें झेलने को मजबूर हैं। लेह में भी पारा -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ठंड है। सारे काम जो है वो 11 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। वहीं उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी हालात अलग नहीं है। ओडिशा के फुलबानी में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। चंडीगढ़ में तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजस्थान का चिरो 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। कोहरे की सबसे ज्यादा मार मुसाफिरों पर पड़ी है। घने कोहरे के चलते दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आर अश्विन इस साल दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्रिकेट का ये सबसे बड़ा पुरस्कार 6 साल बाद किसी भारतीय को मिला है। इसके अलावा अश्विन को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इस साल के आईसीसी अवार्ड में ऑफ स्पिनर आर अश्विन छाए रहे। चलिए इसी के साथ सिमटी पारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अश्विन को साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर चुना है। इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। ये ट्रॉफी हासिल करने वाले अश्विन तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। साथ ही वो गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। अश्विन से पहले राहुल द्रविड़ 2004 में और सचिन तेंदुलकर 2010 में ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। अश्विन को साल का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया है। वो द्रविड़ के बाद दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें एक साल में ये दोनों सम्मान मिले हैं।
It's an absolute pleasure to be awarded with this great honor. I would like to dedicate this award to my family, and I would also like to thank ICC and most importantly my teammates. आईसीसी ने इन पुरस्कारों का ऐलान 14 सितंबर 2015 से 20 सितंबर 2016 के वोटिंग पीरियड के नतीजों के आधार पर किया है। इस दौरान अश्विन ने 8 टेस्ट मैचों में 48 विकेट लेने के साथ 336 रन बनाए। साथ ही अश्विन ने 19 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27 विकेट भी लिए। अश्विन 2015 के आखिर में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे और 2016 में वे इस मुकाम पर कायम रहने में सफल रहे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी से रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। 42 साल के बाद ये पहला मौका है जब 2 भारतीय गेंदबाज आईसीसी रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आईसीसी ने 2016 के लिए टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान किया है। वनडे टीम का कप्तान विराट कोहली को घोषित किया गया है। हालांकि टेस्ट टीम में कोहली को जगह नहीं मिली है। टेस्ट टीम में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी अश्विन जगह पाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। केंद्रीय जीएसटी मसौदा कानून के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी। परिषद की 7वीं बैठक में सहमति। दोहरे नियंत्रण को लेकर मतभेद दूर करने पर चर्चा आज। दो 255 गैर मान्यता प्राप्त दलों पर कार्रवाई की कवायद शुरू। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को लिखी चिट्ठी। वित्तीय लेन देन और खातों की जांच के निर्देश। नजीब जंग का दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा। शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का हवाला। कांग्रेस का केंद्र और केजरीवाल के बीच साठगांठ का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप। राहुल का पलटवार, कहा मजाक के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों का देना होगा जवाब। सैन्य परमाणु क्षमता को लेकर पुतिन के बयान पर ट्रंप का जवाब। कहा परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाए अमेरिका, तनाव गहराने की आशंका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देख सकते हैं आप देश देशांतर। नमस्कार।